नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इलेक्शन कैफे। मैं हूं पूर्णेंदु शुक्ल। आज इस बेहद खास चर्चा में मेरे साथ अभी हैं सुमित सर, शादाब जी, संजय सर और मयंक सर। अभी कुछ हमारे कैफे के साथी अभी थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे, अभी वो कुछ दूसरे कामों में व्यस्त हैं। बात हम दिल्ली चुनाव की ही करने वाले हैं। कल मतदान खत्म हो गया, उसके बाद एग्जिट पोल के भी कुछ आंकड़े आए हैं। वो पहली किस्त वाले आंकड़े थे, दूसरी किस्त के आंकड़े आ जाने हैं। कुछ सवाल भी हैं उसमें, कुछ एजेंसीज का नाम लोगों ने पहली बार सुना है। हालांकि ज़्यादातर एजेंसी, मुझे लगता है 10 में 8, वो बीजेपी को पूर्ण बहुमत से सरकार बीजेपी की बन रही है। 26-27 साल बाद बीजेपी की दिल्ली में सत्ता में वापसी अकॉर्डिंग टू एग्जिट पोल होती हुई दिख रही है। लेकिन हम यहाँ अपने पैनल से बात करेंगे। शादाब जी, कल आप फील्ड में थे, आप कई विधानसभाओं में गए, आपका आंकड़ा क्या कहता है? दिल्ली की सत्ता किसके हाथ? देखिए, ये एक ऐसा सवाल आपने किया। हालांकि देखिए, मैं सीटों के नंबर्स पे तो नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं इतना आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। जैसे मैं कल 3 विधानसभाओं में गया, ओखला, संगम विहार और तुगलकाबाद। इसके अलावा कुछ विधानसभाओं की रिपोर्ट है, मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा चूँकि वक्ता बहुत हैं। देखिए, ओखला में आमतौर पर पिछली बार क्या हुआ था, पिछले विधानसभा चुनाव में अमानतुल्लाह खां तकरीबन 60,000 से ज़्यादा वोटों से जीते थे। लेकिन इस बार AIMIM ने पूरा टोटली जो मुस्लिम इलाकों में उनका वोट स्प्लिट कर दिया। यानी वहाँ जिस मार्जिन के साथ वो निकलते थे, वो इस बार उनको वो मार्जिन नहीं मिली है। हालांकि एक इंटरेस्टिंग बदलाव मैंने और भी देखा कि दोपहर 12 बजे के बाद कुछ लोग वापस अमानतुल्लाह खां की तरफ वोट लौट के आए। उनको लगा कि भाजपा ना जीत जाए, तो वो वापस चले आए। उन्होंने भले उनको भला बुरा कहा, लेकिन वोट जाके उन्होंने उनको दे दिया। तो मुझे लगता है कि और जिस जो 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 आदमी वोट डाल चुका था दोबारा कैसे डाला उसने? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मैसेजिंग हुई कि भाजपा जीत रही है, तो जिन्होंने वोट नहीं डाला था वो 12 बजे के बाद लौट आए। 12 बजे नाराजगी के बाद बावजूद जो उन्होंने वोटर थे, वोट दे दिया, उनको वो कन्वर्ट हो गए। तो इसका फायदा उनको मिला। तो मुझे लगता है कि ओखला विधानसभा में बहुत टफ फाइट है आपकी और भाजपा की। और वो जो पिछली बार 60,000 से जीते थे, मुझे लगता है अगर वो जीतेंगे भी तो 2-4 हज़ार की मार्जिन से जीतेंगे, हार भी सकते हैं। मैं ये भी आपको बता दूँ। हाँ, मैं संगम विहार गया। देखिए, संगम विहार में दिनेश मोहनिया है, वो 3 बार से MLA थे। उनके सामने चेतन चौधरी थे भाजपा के, और हर्ष चौधरी थे कांग्रेस पार्टी से। लेकिन वो बुरी तरीके से ट्रायंगुलर फाइट में फंसे हुए मुझे दिखाई दिए, और बहुत ज़्यादा वोट भाजपा ने काटा उनका। मैं जिस बूथ पे गया, मैंने देखा कि जो नाराज़गी मुझे मिडिल क्लास की नज़र आई अरविंद केजरीवाल से, जो काम नहीं हुए गलियों में, सीवर में, जिसकी चर्चा बार बार यहाँ लोगों ने की है। तो मुझे लगता है कि दिनेश मोहनिया भी इस बार फंसे हुए हैं फाइट में। अब परिणाम क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन पिछली बार वो कंफर्टेबल जीते थे। किसी से भी आप पूछेंगे कि संगम विहार में क्या होगा, तो लोग कहते थे दिनेश मोहनिया जीत रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार वो मुश्किल में है। तकरीबन यही हाल तुगलकाबाद का भी था। तुगलकाबाद में भी जो बीजेपी का जो कैंडिडेट है, मुझे थोड़ा अपर हैंड दिखाई दिया। वहाँ आप और कांग्रेस लड़ रही थी। कांग्रेस तो मुझे लड़ाई से बाहर दिखाई दी। आप और बीजेपी लड़ रही, आप और बीजेपी जो है लड़ी है, लेकिन मुझे थोड़ा बीजेपी का अपर हैंड मुझे दिखाई दिया है। तो ये तो 3 विधानसभाओं का हाल रहा। अब मैं आपको कुछ मुस्लिम विधानसभाओं का ज़रूर बताना चाहूँगा कि जैसे देखिए, जैसे जो सीलमपुर है, मुस्तफ़ाबाद है, चांदनी चौक है, मटिया महल है। देखिए, मुस्तफ़ाबाद में मुझे लगता है कि वहाँ वोट स्प्लिट हुआ है, और जो MIM के कैंडिडेट थे ताहिर हुसैन, उन्होंने अच्छा वोट काटा है। मुझे लगता है कि जो बिष्ट हैं वो मोहन सिंह बिष्ट जीत सकते हैं। भाजपा का बहुत समय बाद मुस्तफ़ाबाद में MLA बन सकता है, मुझे ऐसा लगता है। देखिए, मटिया महल में ज़्यादातर वोट जो मेरी समझ है उसके हिसाब से आम आदमी पार्टी को गया है। चांदनी चौक में कांग्रेस अच्छी फाइट में आई है। अगर कांग्रेस वहाँ नंबर 2 या नंबर 1 पे आए तो आप बहुत सरप्राइज मत होइएगा। चांदनी चौक, हाँ, मुदित अग्रवाल को बहुत अच्छा सारा मुस्लिम वोट उनको डाइवर्ट हुआ है। मुदित अग्रवाल को वहाँ आपको नहीं मिला है, ये एक वो हुआ है। बाकी जो और मुस्लिम सीटें थी, वहाँ पे मुझे लगता है कि लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट दे दिया है। तो मेरा अपना अनुमान है कि जिन 3 सीटों पर मैं गया, यहाँ पे मुझे भाजपा फाइट में दिखी। बाकी जो अदर मुस्लिम सीट है, वहाँ पे सिर्फ आप चांदनी चौक को छोड़ दें तो ज़्यादातर मुस्लिम वोट जो है वो पोलराइज हो गया अरविंद केजरीवाल के साथ। मयंक सर, चूंकि आप की घड़ी मुझे पता है कि वो 5 बजे के बाद जो है वो बड़ी तेजी से भागती है। 5 के पहले इसीलिए वो गलती में नहीं करना चाहता, नहीं आप भी शो से उठने की कोशिश करने लगे। कल आंकड़े देखे आपने भाई, बीजेपी की मुंह मांगी जो मुराद वो पूरी होने वाली, लेकिन बताया जा रहा है कि बीजेपी के नेता ही इन आंकड़ों से पूरी तरह से सहमत नहीं है, वो अभी भी डरे से हैं। तो ये डर वो है कि 27 साल से थे नहीं इसलिए डर है, या जो भी कहें? ये भी बड़ा फैमिलियर पैटर्न है आजकल। अच्छा, देखिए, एग्जिट पोल से एक चीज एकदम से क्लियर है कि कांग्रेस कहीं रेस में नहीं है। तो और वो 2 बार का जो कांग्रेस का शानदार परफॉर्मेंस रहा है, वो इस बार भी कंटिन्यू करेगा। 0 के आसपास ही शायद कंटिन्यू कर जाए, तो वो कांस्टेंट है। दूसरा,
जो है क्या कि डायरेक्शन के हिसाब से सारे एग्जिट पोल ये बता रहे हैं, सारे नहीं मतलब ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी एग्जिट पोल डायरेक्शन के हिसाब से तो बता रहे हैं कि भाजपा बहुत आगे है। और इन्होंने भी जिस तरह की तस्वीर पेश की है उससे भी लगता है कि भाजपा को अभी अपर हैंड है। लेकिन टर्नआउट का फिगर जो है उससे हमको लगता है कि टर्नआउट से अगर आजकल ये भी बेमानी है, जैसे अभी अभी महाराष्ट्र में हम लोगों ने टर्नआउट को देखा, महाराष्ट्र में टर्नआउट बढ़ गया था, ये वीमेन डोमिनेटेड सीट्स में ज़्यादा बढ़ा था, लेकिन उससे इनकम्बेंट को एकदम बम्पर वोट मिला। और यहाँ दिल्ली में टर्नआउट थोड़ा कम हुआ है, 2008 के बाद सबसे कम हुआ है। तो टर्नआउट के हिसाब से और उसमें अगर कंट्रास्ट देखें कि मिडिल क्लास लोकेलिटी में और कम है, झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर वाले लोकेलिटी में ज़्यादा है, तो इससे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कि क्या आम आदमी पार्टी के वोटर गए, क्या बीजेपी वाले गए क्या बूथ पे। तो ये तीन चीज़ हमको लगता है क्या कि थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है। और अब तो टाइम आ ही गया है 8 तारीख को, तो कुछ अपनी तरफ से आंकड़ा देंगे आप? अपनी तरफ से क्या आंकड़ा दें इसमें? टाई करा दिया आपने। नहीं, एक ही चीज एकदम से कंक्लूसिव है कि कांग्रेस हाशिए पे ही है, वो कंक्लूसिव। उसमें क्या हो, वो तो कांग्रेस वाले भी बोल रहे हैं। संजय सर आइए। देखिए, उन्होंने सबसे आसान वो कहने से बच रहे हैं, और क्यों बच रहे हैं वो मतलब जो सुन रहे हो बिटवीन द लाइंस वो पढ़ के समझ सकते हैं। 2-3 चीज़ें इंटरेस्टिंग हैं। पहले जो शादाब ने कही, चूँकि ये लगातार ग्राउंड पे जा रहे हैं, उन्होंने क्या कहा कि 12 बजे के बाद मतलब अमानुतुल्लाह खान के अगेंस्ट जो था ये खबर आने लगी, बात होने लगी कि बीजेपी जीत सकती है तो उनकी तरफ चलेगा। ये सिर्फ ओखला कंस्टिट्यूंसी की बात नहीं है, क्योंकि वहाँ बीजेपी नहीं जीत रही है, वहाँ AIMIM जीत रहा है, जो मतलब नाम ही में उनके जुड़ा हुआ मुस्लिम, तो फिर आगे क्या कहना है। तो वहाँ वो जीत रही है। ये दिल्ली का एक लार्जर ट्रेंड रिफ्लेक्ट करता हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि मैं शुरू से जो एग्ज़िट पोल है उसके साथ, पर्टिकुलरली अभी जिस तरह से वो गलत हुए हैं, मतलब हरियाणा में बिल्कुल ही उलट गया, छत्तीसगढ़ में, उस राइडर के साथ जा रहा हूँ कि उसको एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लीजिए। लेकिन क्या है कि ये दिल्ली है, समझे, वहाँ एरिया जो है छत्तीसगढ़ में दूर दराज एरियाज़ हैं, कौन कहाँ गया, मीडिया का प्रेजेंस वो हुआ कितना गया। आप यहाँ सारी की सारी मीडिया बैठी हुई है, सारे पोलस्टर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, छोटी कंस्टिट्यूंसी है, 1.5 लाख टोटल वोटर, 60% का टर्नआउट ले लीजिए तो मतलब 70-80 लाख। हालांकि अब आखिरी आंकड़ा मुझे लगता है इससे ऊपर जाएगा सर, क्योंकि वो अभी आया ही नहीं इलेक्शन मान कमीशन। लीजिए ज़्यादा भी जाएगा, कल रात का एक मूल रूप से छोटी छोटी मतलब 1.5 लाख के टोटल, 1.5 लाख के उसमें वोटर में आप देख लीजिए ना, 1.5 करोड़ के वोटर में 70 कंस्टिट्यूंसीज हैं, तो छोटा वो है, सैम्पल साइज छोटा है, तो इसलिए यहाँ पूरी तरह से गलत होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती, मिनिमाइज हो जाती है। एक भ्रांति और भी है कि जो कई लोग कहते हैं कि आम आदमी पार्टी के बारे में हर समय अंडर एस्टिमेट करके वो पोलस्टर्स आते हैं, ऐसा नहीं है। आप 15 का देख लीजिए, ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल दोनों, आम आदमी पार्टी को प्रखर रूप से लोगों ने जो संख्या दी थी उसी के आसपास रिजल्ट आया। तो एक चीज़ वो है कि मतलब दिल्ली में वो चांसेस थोड़े मिनिमाइज हो जाते हैं, हम सबको वेट करना चाहिए उस दिन का। इसके साथ जो है सबसे बड़ा इंडिकेटर मैं मानता हूँ आपका ये जहाँ से मनीष सिसोदिया खड़े हैं, जंगपुरा की सीट पिछले बार 30,000 वोट से जीते थे, और मतलब सेफेस्ट सीट मान करके चले गए थे। जैसे राहुल गांधी वायनाड चले गए, प्रियंका गांधी वायनाड चली गई, तो उस तरह की ये सेफ सीट थी। अगर वो सीट मुश्किल में है तो बाकी मुश्किलें हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि एक और भी मतलब जितने लोग गए हैं, आप देख लीजिए, हमारे भी जो करस्पॉन्डेंट हैं, क्वेश्चन के बाद परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन, बदलाव परिवर्तन, बदलाव परिवर्तन, ये वर्ड बार बार हमें सुनने को मिल रहा है। तीसरी एक चीज़ और है जो हम फैलेसी करते हैं कि मिडिल क्लास के वोट को हम रख देते हैं बीजेपी की तरफ और झुग्गी झोपड़ी के वोट को हम रख देते हैं आपकी तरफ। ये बहुत बड़ी फैलेसी हम लोग कर रहे हैं, उसको मतलब ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता तो लोकसभा में बीजेपी 58% 56% पे नहीं जाती, और 38% वोट जो पिछली बार का है वो केवल मिडिल क्लास का वोट नहीं, क्योंकि मिडिल क्लास में अरविंद केजरीवाल की काफ़ी पैठ है, काफ़ी पेनिट्रेशन है। अगर नहीं होता तो वो भी मतलब
मतलब पिछले 2 बार से वो संख्या नहीं लेते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लोकसभा में जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं वो मोदी पे विश्वास उनकी बात पे करके कर रहे हैं, तभी तो 55-58% पे उनका जा रहा है। इस बार अगर वो जो विश्वास है उनके प्रति विश्वास बना रह गया और ये फ्री बिजली, फ्री पानी, बसेज में एक इशू है कि बसेज में महिलाएं कम बार चढ़ती हैं और छोटे डिस्टेंस का है। बाकी स्टेट में जैसे राजस्थान में है तो लॉन्गर डिस्टेंस है, बेंगलोर या कर्नाटक में है तो लॉन्गर इंटर वो हो जाता है ना, यहाँ वो है। दूसरे बसों की संख्या बढ़ी नहीं है, दिल्ली में घटी ही है पहले से। तो कई तरह की और भी बाकी चीज़ें इश्यूज मिक्स्ड हो जाती हैं। तो मुझे लगता है कि वो जो बदलाव परिवर्तन का शब्द जो बार बार इको बहुत सारे क्वार्टर से हो रहा था, वो एक हकीकत को बयान करता है। और थोड़ा सा उससे हम लोग निकल जाएं कि झुग्गी झोपड़ी इतना तो ये इनका, मिडिल क्लास ये इतना तो ये इनका, तो उससे अगर निकल करके देखेंगे तो शायद परसों जो हमारे नतीजे आएंगे उसका ज़्यादा सही वो विश्लेषण कर पाएंगे। मैं सुमित सर, एक दो चीज़ बोलना चाह रहा हूँ इसके पहले कि आप सवाल करें। मैं कुछ सवाल खड़े करना चाहता हूँ, और सवाल ये सबसे बड़ा सवाल पूर्णेंदु कि जो 10 एजेंसीज़ हैं जिनका सर्वे दिखाया जा रहा है सब जगह, उनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, वो कहाँ रजिस्टर्ड है, किन किन जगहों पर उन्होंने काम किया है। जवाब दे देता हूँ। मेरे लिए भी बहुत सारे नाम नहीं, मैं रिसर्च करके लाया पहली बार थे। मैं पिछला 1 घंटा दिया है, मैंने इंटरनेट पे बैठ के सबका रजिस्ट्रेशन नंबर ढूंढा। कुछ रजिस्टर्ड कंपनी है, कुछ नहीं है। और एक चीज़ मैं ऐसी बोलने वाला हूँ जिसको सुन के आप सब चौंक जाएंगे। पीपुल्स पल्स एक एजेंसी का आंकड़ा दिखाया सबने ना, पीपुल्स पल्स। ये 2 नाम इसके डायरेक्टर हैं, अविनाश चिदार बोरिया, अजीब सा सरनेम है उनका, सॉरी अगर गलत बोल रहा हूँ तो, और आलू शिवा कृष्णा। अल्लू शिवा कंपनी हैदराबाद में रजिस्टर्ड है। पीपुल्स पल्स जिसने बीजेपी को 51 से अधिक सीटें दी हैं, ये सबसे अधिक। इसी डायरेक्टर के नाम पे एक और सर्वे एजेंसी है और वो है माइंड ब्रिंक। और माइंड ब्रिंक जो है वो आम आदमी पार्टी की सरकार बना रही है। इनका नाम है, ये आलू शिवा कृष्णा यहाँ भी हैं, इनका ये डायरेक्टर इस कंपनी में भी हैं, लेकिन यहाँ पे दूसरा डायरेक्टर कोई नवनीत कुमार है इनके साथ में। 2 अलग अलग कंपनी रजिस्टर्ड हैं, लेकिन आलू शिवा कृष्णा दोनों में कॉलम है। आलू शिवा कृष्णा एक जगह पर नंबर दे रहे हैं भाजपा को 51 से 60, और एक जगह आम आदमी पार्टी की सरकार बना रहे हैं 41 के आसपास नंबर दे रहे हैं। तो हो सकता है 2 जगह काम कर रहे हो, 2 कंपनी बनाई हो, जैसे वो नहीं हो सकता है वो जैसे कोलगेट और वो एक ही कंपनी के है ना, पेप्सोडेंट, इट्स लाइक दोनों। तो आई एम जस्ट सेइंग, जैसे मैट्राइज क्या, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस, मैट्राइज वो एक पुरानी कंपनी है, उसको कई बार हम देख चुके हैं, सुन चुके हैं, कई जगह पे कर चुकी है। अब चाणक्य स्ट्रेटेजी, सब लोग ये समझ रहे हैं कि टुडे चाणक्य है, टुडे चाणक्य को ट्वीट करके बताना पड़ा कि भाई ये हमारा नहीं है, हम आज शाम को देंगे। अभी आया नहीं उनका, आज शाम को 7 बजे के बाद आएगा जब पता लगा। पी मार्क, इनका नाम पहले सुना है, पॉलिटिकल मार्क है ये, करते हैं। हाँ, ये अविनाश पांडे हैं कोई। एक और सर्वे एजेंसी है जो कि मैं बताना चाहता हूँ खास तौर पे, पोल डायरी, इसके भी सर्वे आते ये अभिजीत ब्रह्मभट्टकर है, हम लोगों के साथ काम भी कर चुका है, इसको मैं जानता हूँ। ये महाराष्ट्र में काम करता है, महाराष्ट्र स्पेसिफिक एजेंसी है ये, लेकिन आजकल इन दिनों में वो काम कर चुका है कुछ और जगहों पर। एक पीपुल्स इंसाइट है, इनके संदीप और निखिल गुप्ता डायरेक्टर्स हैं। इनकी वेबसाइट पे आप जाएंगे तो इन्होंने जितने सर्वे करते हैं, लेकिन ये बीजेपी के लिए सर्वे करते हैं, और इनके जो नतीजे कल दिखा रहे हैं वो बीजेपी की तरफ ही दिखा रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बन रही है। पीपुल्स इंसाइट। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब भी कोई सर्वे होता है, आप और हम तो सर्वे के बिजनेस में रहे इतने सालों से, हम लोग कमीशन करते हैं, हम पैसा देते हैं कि आपको हम हायर कर रहे हैं, आप हमको ये सैंपल साइज़ का सर्वे चाहिए। वो हमको बजट देते हैं कि हम एक सैंपल पे आपको 100 रुपये देंगे, 500 रुपये, उनका खर्चा होता है, सैंपल कलेक्ट करता है आदमी, घूमता है फिरता है, 4 आदमी से बात करता है। इन सब एजेंसीज़ को जिनके सर्वेस हमने कल दिखाए हैं, इनको किसने कमीशन किया, ये किसके बिना पर ये सर्वे कर रहे थे? क्या ये अपने आप कर रहे थे? तो खर्चा किसने उठाया? सैंपल साइज़ क्या था? कितनों का सैंपल साइज़ लेकर आए हैं ये लोग? मैं सब मान सकता हूँ कि हवा थी आम आदमी पार्टी की। इसमें एक चीज होती है, हवा थी कि नहीं थी मुझे नहीं पता। हाँ, कई एजेंसीज जो है वो पॉलिटिकल क्लाइंट्स के लिए सर्वे करते हाँ, हैं, तो क्योंकि उनके पास डेटाबेस होता है, तो वो बाद में मीडिया क्लाइंट्स के लिए भी रिलीज कर देते हैं। तो इसका अगर पब्लिसिटी, इसका मतलब आलू शिवशंकर ने 2 कंपनी बनाई,
उदाहरण था आपकी बात को समझ के, एक भाजपा के लिए काम कर रही थी, एक आपके लिए काम कर रही थी। एक में सर्वे में उन्होंने भाजपा को जिता दिया क्योंकि उनके लिए काम कर रहे थे, एक में आपके लिए काम कर रहे थे, पता आपको नहीं, जिता मैं तो दिया। एक अंदाजे की हाँ, बात मैं आपकी बात से निकाल रहा हूँ, मैंने भी ये रेफरेंस निकाला कि भाई आपने 2 कंपनी बनाई, दोनों आप भी सर्वे करने जा रहा हूँ, मैं आपका सर्वेयर हूँ, मैं आपके पास आया, आपने कहा आम आदमी पार्टी जीत रही है फॉर एग्जांपल, आपने कहा भाजपा जीत रही है, मेरे पास दोनों का डेटा आ गया, मैंने ये डेटा आपको दे दिया, ये डेटा भाजपा को दे दिया। इट्स लाइक दिस। तो मेहनत एक की हुई, पैसा 2 से लिया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इन एजेंसीज को हायर किसने किया, कमीशन किसने किया, और पर सैंपल इनका सैंपल साइज क्या था, ये तमाम चीज़ें सामने आनी चाहिए। पहला सवाल तो मेरा सबसे बड़ा एग्जिट पोल, इसीलिए एग्जिट पोल के बारे में संदेह खड़ा होता है कि कितने सही होते हैं, कितने गलत होते हैं। आज जो जिनकी एजेंसीज के आने वाले हैं, प्रदीप गुप्ता की एक्सिस का, यशवंत देशमुख की सी वोटर का, टुडेस चाणक्य का, और शायद CNX का भी आ जा रहा है। CNX की ओनरशिप कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन ये तीनों चारों लोग जो आएंगे, इनको भी इनके लिए भी मैं मतलब ये, हालांकि अपना बाद में अपलोड होता है, तब तक आंकड़ा आ भी चुका होगा, लेकिन उनको भी ये बताना चाहिए कि वो किन के बिना पर कर रहे हैं, कि और उनका खर्चा कौन उठा रहा है, ये मैं जानना चाहता हूँ सर्वे एजेंसी से। दूसरा सवाल, जो बात संजय जी बोल रहे थे कि ये फैलेसी से निकलना चाहिए कि मिडिल क्लास है तो बीजेपी के साथ है और झुग्गी झोपड़ी है तो आम आदमी पार्टी के साथ है। ऐसी एक और फैलेसी है संजय जी कि मुस्लिम है तो बीजेपी को वोट नहीं करेगा। अगर ये, मैं इसलिए कह रहा हूँ, कुंदरकी में क्या हुआ, रामपुर में क्या हुआ था, आजम खान जैसे अपनी सीट पे हार गए। अभी कुंदरकी में बाई इलेक्शन हुआ, क्या हुआ, जहाँ मुस्लिम बहुल सीट थी, साजिद रशीदी ऑन रिकॉर्ड आके बोल दिया, मुस्लिम मौलाना काउंसिल के अध्यक्ष हैं और साजिद रशीदी ऑन रिकॉर्ड बोले कल दिखा के कि मैंने भाजपा को वोट दिया है वोट डालने के बाद। तो ये कह देना कि हर मुसलमान बीजेपी के खिलाफ ही वोट कर रहा है, ये भी एक गलत प्रेसिडेंस हो जा रहा है। आप कुछ बोलिए, मैं फिर बोलूँगा। नहीं, आपने जो आपने बात माइक कही, लिया बीच में। मुस्लिम वाला फैक्टर हमने इस चीज़ को फील किया था जिस समय पहली बार, जैसे उत्तर प्रदेश का 2014 के बाद तो पहला चुनाव वही आया ना, बड़ा चुनाव, जिस समय ये सब दिए गए योजनाएं, तमाम तरह की, बिजली की, आपको घर का, शौचालय का, या बाकी महिलाओं के नाम DBT। तो मैंने इस चीज़ को 2017 के चुनाव में फील किया था। उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे, जो मेरी समझ है, बहुत सारे, उसके बाद सडनली आप बहुत बड़ा कैकोफोनी देखेंगे। उसके बाद मतलब ट्रिपल तलाक की बात उस समय से शुरू हुई, जो महिलाओं का आकर्षण कुछ परसेंटेज जो है नहीं देते, बिल्कुल मतलब 1% से लेकर के 5% तक का, इफ समबडी में करेक्ट मी, वो आंकड़ा वहीं तक जा कर के रुक जाता है। उसके बाद एक बहुत बड़ा कैकोफोनी शुरू हुआ, जो CA के टाइम में किसी और लेवल पे जा कर के कन्वर्ट हो गया। वो मुझे, मेरा जो अपना एक वो था, समझ कहती थी कि चूंकि महिलाएं बहुत बड़ी एक संख्या में आकर्षित हो रही थी कि भाई हमें ये मिलते हो, और ये भी कहता है कि वो पुरुष से कई बार सेपरेट वोट कर रही थी। तो आप देखेंगे पूरे आंदोलन के समय में महिलाओं को आगे दिखाया गया था, जिस समय CA का वो चल रहा था, या ट्रिपल तलाक के समय में एक स्प्लिट था, तो बहुत सारे, उसी के बाद ये आपका कर्नाटक में हिजाब वाला जो झगड़ा शुरू हुआ, वो उसके साथ ही वो हुआ। तो हर समय इस तरह का जब इंक्लिनेशन आया है, तो साथ में एक अलग तरह का काउंटर आया। तो एग्जाम्पल्स हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन वो इतने बड़े नहीं हैं कि जो मतलब एक्चुअली पूरी तरह इन्फ्लुएंस कर पाए अभी तक। ठीक है, अभी मैंने ये, नहीं, आपने सही मैं सवाल, कहाँ बोल रहा हूँ आपने कि बिल्कुल सही, influence किया। लाजमी, आपने अच्छा एक आपने पॉइंट उठाया। तो मेरा जो मैंने एक्सपीरियंस है, आपने जो कहा, मैं उस चीज़ को समर्थन कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा उस पे आगे जा करके हमने अपने उससे एक्सपीरियंस से विश्लेषण। क्योंकि जैसे शादाब घूमे ना अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में, एक लाइन मैं भी कहता हूँ कि आप कहते हैं ना मुसलमान जो है भाजपा को भी वोट कर रहे हैं। देखिए, मैं इसमें ज़रूर बहुत संक्षेप में बताऊंगा कि देखिए कि जो राजनीतिक दल हैं, सेकुलर पार्टीज़ हैं, वो क्या है कि भाजपा को हराने के नाम पे मुस्लिम मतदाताओं को छल रही हैं। वो छल कैसे रही हैं कि देखिए क्या होता है कि मैं अभी तमाम नेताओं के नाम ले सकता हूँ, हालांकि समय कम है, कि जो कि ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी से जानबूझकर जाकर लड़ते हैं जहाँ पे 35 से 40% मुस्लिम वोटर हैं। वो कहते हैं कि भाई हमारा वोट इसमें जुड़ गया, 35% आपका वोट है, तो हम भाजपा को रोक लेंगे। तो ये जो सेकुलर पार्टीज़ हैं, चाहे आप यूपी हो, बिहार हो, दिल्ली हो, या तमाम राज्यों में हो, तो ये एक बहुत बड़ा छल मुस्लिम मतदाताओं के साथ हो रहा है कि वो कहते हैं भाजपा को हराओ आप, और भाजपा और हम ही हरा सकते हैं। तो ये जो भ्रम जाल है ना, इसमें मुझे लगता है कि मुस्लिम वोटर फंसा हुआ है, और वो कब बाहर निकलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन ये राजनीति का, जो भारतीय राजनीति का जो अभी जो परिप्रेक्ष्य है, वो मुझे दिखाई देता है। उसकी एक वजह शादाब और भी है, इस पर भी हमको डेलिब्रेट करना चाहिए कि आप भाजपा के विरोध के नाम पर मुसलमानों को लामबंद करते हैं आप, और फिर आप खुद में बिखराव ले आते हैं। आप 4 कैंडिडेट खड़ा कर देंगे, भाई मुसलमान किसको वोट करेगा? जो मुस्तफ़ाबाद और ओखला में हो रहा है, जो आपने कहा,
तो ये जो आपका मतलब आपके अंदर ही एकता नहीं है कि मुसलमान का वोट किसको लेना चाहिए, ओवैसी लेंगे कि अरविंद लेंगे कि राहुल गांधी लेंगे। आपस में जब आप इस राय नहीं बना पा रहे हो तो ये मान के चलो कि मुसलमान लामबंद हो जाएगा, सब भाजपा के साथ आ जाएगा। मुसलमान को एक वोट जगह वोट देना भी क्यों चाहिए? हाँ वही मैं कह रहा हूँ, ये डेफिनेशन ही गलत है। आपने जो कहा ना, जो मैंने कहा, इसीलिए कई बार आप देखेंगे, जो शादाब ने बहुत अच्छी बात कही, इसीलिए कई बार ये होता है कि कम्युनिटी के जो सो कॉल्ड लीडर्स वो हैं, वो आकर के कहते हैं कि अगर उधर वोट किया तो बिल्कुल तनखैया हो जाओगे, इससे समाज में उठना बैठना बंद कर दो, और इस तरह की आवाज़ें आने लगती हैं कि उनकी जो राजनीति है वो उसके ऊपर वो चलती है, या बाकी उनका जो तमाम मान सम्मान की चीज़ें हैं वहाँ से आती हैं। और तीसरी चीज़ मैं बोलना चाह रहा हूँ, जो आप लोगों ने जंगपुरा की बात की और मनीष सिसोदिया की बात की, मुझे ऐसा लगता है कि हमको और 48 घंटे रुक जाना चाहिए। के बजाय किसी की हार और जीत का हम सेलिब्रेट करें या मसीहा पढ़ें, उससे बेहतर है कि कुछ घंटे की बात और है, दिल्ली की जनता ने तय कर दिया है। पर जैसा मुझे अगर एग्जिट पोल की बात करें, हो सकता है एग्जिट पोल सारे गलत हों, हो सकता है कि किसी की बात सच ना निकले, कोई अचंभा हो जाए, ये भी हो सकता है, पर ज़मीन पे दिख रहा था, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, और ये ज़मीन पे दिख रहा था कि नाराज़गी है, और नाराज़गी मुस्लिम तबके में भी थी, मुस्लिम तबके में भी थी। महिलाओं ने कहा भाई गंदगी है, महिलाओं ने कहा कि क्यों वोट दें, महिलाओं ने कहा कि 2100 रुपये मिलेंगे कब, 1000 तो मिले नहीं। ये सब चीज़ें दिखी, और इसीलिए अगर वो लोग उनका जब आदमी, आप समझिए ना कि आपको मैं भरोसा दूं कि मैं आपको खाना खिलाऊंगा आज, और फिर मैं आपको घर बुला के गायब हो जाऊं, तो 50 गाली दोगे ना मुझे। वही स्थिति थी, आपने मुझे प्रॉमिस किया, आपने मुझे वादा किया, फिर आप मिल नहीं रहे हो, बात नहीं कर रहे हो। और ये भी खबरें मिलती हैं कि आपका आदमी पैसे बना रहा है, लगातार एक ही परिवार के लोग चल रहे हैं, बाप हटा तो कितने एग्जाम्पल हैं इस चुनाव में, कितने एग्जाम्पल है कि एक बाप हटा तो बेटे को टिकट मिल गया, कम से कम 5-6 एग्जाम्पल तो मैं ऐसे ही गिना सकता हूँ। तो ये मतलब वो चीज़ें भी दूर नहीं हुई। तो अगर एक ही परिवार से लोगों को बनते रहना है तो फिर कार्यकर्ता क्यों है, वॉलंटियर क्यों है, उसकी क्या ज़रूरत है? तो ये सब चीज़ों से मतलब इसका असर दिख रहा है। अब क्या होगा, 45 कौन होंगे या 36 कौन होंगे मुझे नहीं पता, पर लेट्स सी। अखिलेश सर, 2013 का चुनाव था, उस चुनाव में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कांग्रेस को एक तरह से ख़त्म कर दिया। भले ही वो किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, लेकिन वो आपका उदय था, पहली बार एक पार्टी लड़ी, उसको सीधे 28 सीटें मिल गई। 15 का चुनाव था, वो होप का चुनाव था कि भाई 49 दिन था, और केजरीवाल ने जिस तरह से अपने आप को वो किया, और कार्यकर्ता उस समय बहुत ही जो आपके लिए लड़ने मरने को तैयार थे, वो किसी भी तरह से, चाहे कोई गुंडा भी आ जाए। आपने देखा कि वो रात भर जग के, और केजरीवाल बोलते थे आपको स्टिंग करना है, अगर कोई पैसे बांटने वाला है, वो भिड़ जाते थे। फिर 15 के बाद जो 20 हुआ, वो जो फ्री 20 लोगों को 5 साल मिली, वो उसका बेनिफिट उनको 2020 के भी चुनाव में मिला। 25 का चुनाव तो ना 15 का है ना 20 का है, लेकिन ये वैसा चुनाव भी नहीं है कि कोई बहुत वेव चल रहा हो किसी के फॉर में या किसी के अगेंस्ट में। अभी कुछ देर पहले ही एक ट्रेनिंग में हमारे कुछ जो हम इलेक्शन काउंटिंग के लिए जो इंटर्न्स हायर करते हैं, वो अलग अलग विधानसभाओं से कुछ आता, मैं बात कर रहा था उनसे। अब करोल बाग की बात करेंगे तो फट से बोले कि हाँ वहाँ तो विशेष रवि बहुत अच्छी इमेज है, ये वो जीतेगा। फिर ऐसे ही दूसरी जगह रोहिणी से एक लड़की आई हुई थी, उसने कहा नहीं विजेंद्र गुप्ता ही वहाँ जीतेंगे। मतलब क्लियर कट था। बदरपुर से एक लड़की थी, वो कह रही थी वहाँ बीजेपी। ओखला से बता रहे थे कि अमानतुल्ला आपकी स्थिति अच्छी है। ऐसे ऐसे तो मैंने ओवरऑल देखा तो वो बड़ा मिक्स सा मामला था। मतलब ये भी वो कह रहे थे कि हाँ नाराज़गी है लोगों में, मिडिल क्लास, और वो भी जो क्लास डिवाइड की बात हो रही है बार बार। और आप देखिए जो अभी सी वोटर या एक्सिस प्रदीप गुप्ता जी, इन दोनों के आंकड़े जारी नहीं हुए, लेकिन ये कल जो चैनलों पे बैठ के लोग बातें कर रहे थे, दोनों की बात में एक लाइन सिमिलर थी कि इस बार का इलेक्शन जो है वो एक इंटरेस्टिंग है कि वो डेमोग्राफी के बेस पे बहुत अपोजिट वो आ रहा है। मेल में बीजेपी के प्रति ज़्यादा वो है, फीमेल में आपको लेके है। फिर अब ठीक, अब भाई वो तो आंकड़ों देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि वो चूंकि सर्वे करने वाले लोग हैं। नहीं, फिर सर्वे करने वाले कोई बोल रहे हैं तो मतलब वो कोई देववाणी थोड़ी है यार कि हम मान लेंगे। 58% बीजेपी को कैसे मिल गया? 38%, अरे 32-38, अरे गलत बात। नहीं तो ये भी तो बात अरे है, भाई विधानसभा लोकसभा में अलग तरह से वोट करते हैं। नहीं, आप 38% वोट जो केवल आदमियों का वोट था क्या बीजेपी को? हमें बता दीजिए ना। अरे यार गजब बात। दिल्ली का सेक्स, अरे दिल्ली का सेक्स एवरेज, अरे एक मिनट भाई, दिल्ली में पुरुष, अरे एक मिनट भाई, दिल्ली में सेक्स एवरेज पता है 913 का है पुरुष महिला का। 54% मेल वोटर है, 46% फीमेल वोटर। अरे भाई तो
आप जब 38% मतलब पुरुष ही वोट किए। दूसरी चीज ये बड़ी बहुत, अरे सर गजब की फैलेसी है भाई आपकी। आप अंत में घुमा के वहीं ले आते हैं कि आम आदमी पार्टी का अच्छा ये। ठीक है, मैं आपको 2020 का सीएसडीएस का आंकड़ा बता। अरे सीएसडीएस को मारिए गोली ना भैया। हम जब खुद किताब पढ़ चुके हैं, जब हमने खुद किताब पढ़ी है, तो हम दूसरे की किताब पे क्यों भरोसा करें? गजब बात है भाई। आप घूम फिर करके वहीं पे चले आते हैं कि अच्छा, उन्होंने कोई बात नहीं, उन्होंने अखिलेश सर अच्छा को आप बोलिए, जवाब दीजिए। उन्होंने कब कहा कि ओखला में आम आदमी पार्टी की बढ़त है? आपने अभी बोला कि आम आदमी पार्टी की बढ़त है। नहीं, उन्होंने कभी नहीं बोला, कभी नहीं बोला। ये आप बोल रहे हैं। अच्छा, उन्होंने कभी मैं तो उन्होंने कभी नहीं बोला। मैं तो student- उन्होंने कभी नहीं बोला। पूछिए। मैं तो स्टूडेंट बता रहे थे, स्टूडेंट। मैं जो बच्चे आए हुए थे वो जहाँ वो मेरी बात बोला उन्होंने। जिस विधानसभा, मतलब फाइट में तो मान ही रहे हैं ना आप? अच्छा, आप फाइट में भी नहीं मान रहे? आप क्या कह रहे हैं? घूम जाते हैं। अच्छा ठीक, तो अब ये तो इतना कंफ्यूज कर देते हैं कि सवाल भी आदमी जो है भूल जाए। है समय तो ये इसमें कान में बोलने वाला कोई नहीं कि वाइंड अप कीजिए, ब्रेक लेना है, इसमें ये सुविधा है। तो मतलब ये चुनाव, मेरा कहने का मतलब है कि सीट टू सीट हो गया है, और जो क्लास डिवाइड है वो भी हो गया है। तो ये बात सही है कि आप मिडिल क्लास, चूंकि नॉर्मली मीडिया भी जाती है तो मार्केट है। आपको क्या लग रहा है, आपके नंबर्स क्या बोल रहे हैं? कुल मिला के सवाल ये था कि मुझे क्या लग रहा है, लेकिन आपने जो लंबा सा एक भूमिका बांधी सवाल के रूप में, उसमें एक बात तो स्पष्ट है कि बीजेपी का नाम लेने वाले लोग इस बार थे। तो ये अंतर था। 2000 तो 40% वोट पाई थी पिछली बार, तो नाम तो शायद उतना खुल के नहीं बोलते होंगे, इस बार खुल के बोलने वाले लोग थे। 2015 में उतने ज़्यादा नहीं बोलते थे, क्योंकि तब तो हवा थी, वेव थी। वो तो आप 67 सीटें जीत के हो तो आपको समझ में वैसे ही आ जाता है। उसके बाद वाला चुनाव आया था, 62 सीटें जीती, तब भी बहुत बड़ी लहर थी। और लोकसभा चुनाव में आप गए तो आपने देखा मोदी जी का नाम लोग लेते थे कि छोटे चुनाव में हम झाड़ू को देते हैं, लेकिन बड़े चुनाव में हम कमल के फूल को देते हैं। ये अंतर तब था। इस बार ये अंतर नहीं है। इस बार लोग उतने खुल के झाड़ू के लिए नहीं बोल रहे थे। हालांकि इस पर निर्भर करता है कि आप कहाँ जाते हैं, किसके सामने माइक लगाते हैं, किससे पूछते हैं, ये बहुत बड़ा इस पर फ़र्क होता है। लेकिन 10 में से अगर 6 लोग 7 लोग भी अगर बीजेपी की बात कह रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जिट पोल तो जनता का मूड बता देता है। दूसरी बात ये है कि जो मिडिल क्लास वाला इनकम टैक्स में रिलीफ का आया, मुझे लगता है वो इस चुनाव का टर्निंग पॉइंट है। वो टर्निंग पॉइंट इस लिहाज से कि जो नेगेटिविटी थी मिडिल क्लास में बीजेपी के प्रति, वो समाप्त हो गई काफ़ी हद तक। जो लोग ये सोचते थे कि हमें वोट देने ही नहीं जाना है, वोट दे के फ़ायदा क्या है, हमारा टैक्स है, लोगों को, दूसरे लोगों को रेवड़ियाँ मिल जाती हैं, तो उन्होंने इस बार वो नहीं किया। तीसरा, जो मयंक जी बोल रहे थे वोट प्रतिशत को लेकर के, थोड़ा सा मुझे लगता है कि उसमें हमें अध्ययन करने की ज़रूरत है। लेकिन एक सुधार मैं करूँगा। ये कह रहे थे कि मिडिल क्लास वाले एरिया में वोट कम पड़े, और जो दलित वाले इलाके, झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, और जो मुस्लिम इलाके, वहाँ पे ज़्यादा वोट पड़े। लेकिन अगर आप 2020 के चुनाव से कंपेयर करोगे इन सीटों को, जो तथाकथित मुस्लिम सीट हैं, 7-8 सीटें इनके बारे में बोलते हैं, यहाँ पे मुस्लिम वोट ज़्यादा हैं। क्योंकि मैं तथाकथित इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप मुस्लिम सीट बोलते हो 7 से 8 सीट, तो क्या आप मान के चलते हो कि बाकी 60-62 सीटें हिंदू सीटें हैं? ये विश्लेषण का तरीका ठीक नहीं है। लेकिन ठीक है, बहरहाल जो बातें चल रही है उसमें मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। लेकिन अगर उनमें आप बात करोगे तो उनको तुलना करोगे 2020 से, तो उसमें वोट कम हुआ है। वैसे कहने के लिए आप बोलो मुस्तफ़ाबाद में तो 60% से भी अधिक वोटिंग हुई, लेकिन उसी मुस्तफ़ाबाद में पिछले चुनाव में 63-64% वोट पड़ा था। तो हर सीट पे कम हुआ, और इन सीटों पे ज़्यादा वोट कम हुए हैं। जो 12 सीटें आरक्षित हैं अनुसूचित जाति के लिए, वहाँ पर भी वोट प्रतिशत कम हुआ है। ये वो 20 सीटें हैं जो बीजेपी अपनी गिनती में से मैनेज करके चलती है। मतलब ये है कि 70 में से बीजेपी कहती है कि हमारी तो लड़ाई केवल 50 पे है। तो अगर इन 20 सीटों पे वोट प्रतिशत कम हुआ है, तो इसका क्या परिणाम पे असर पड़ेगा, ये बहुत दिलचस्प आंकड़ा है जो हमें शनिवार को देखना होगा। तो बस मुझे इतना ही कहना, पर मुझे अभी इस बार जो जितने लोगों से मेरी बीजेपी जीत को लेके कॉन्फिडेंट है? मतलब एग्जिट पोल के आंकड़ों से सहमत है बीजेपी, या वो अभी बोल नहीं रहे हैं, मतलब चुप है? मैं तो इसमें ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि मेरी ज़्यादा कोई बात नहीं हुई। लेकिन जो मेरा अपना आकलन है, 11 बजे तक मेरा अपना जो आकलन है, मुझे लगता है कि इस बार बीजेपी टक्कर में है, और बीजेपी आगे भी है आम आदमी पार्टी की तुलना में। तो ये भी कुछ बीजेपी नेताओं से चर्चा है, वो कह रहे हैं कि अगर इस बार सरकार नहीं बनी बीजेपी की,
इतने पॉजिटिव माहौल के बाद तो फिर शायद कभी ना बने। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि हमें चांस पूरा लग रहा है। अखिलेश सर, अगर मान लीजिए जैसा आप कह रहे हैं कि अगर इस पर सरकार में बनी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 32 में भी हम यही मतलब अगले चुनाव में 30 में भी हम यही कर रहे होंगे, 32 साल का वनवास खत्म होगा या नहीं होगा, आम आदमी पार्टी हारेगी नहीं हारेगी, हमारे सेहत पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जैसे आपने पूछा, मैं आपके सवाल से ही शुरू कर देता हूँ। सवाल ये है कि मुझे क्या लगता है। हाँ, अब मैं सवाल पूछ के मैं अपनी ट्रोलिंग नहीं कराना चाहता। ये सारे मुझे घेर लेते हैं। आप पूछ लीजिए, आपने पूछ लीजिए, सवाल पूछ लीजिए। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि यू आल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ दिस ना, कोई सवाल की जरूरत ही नहीं है, कोई भी और क्या। अच्छा, बस एक उसी को थोड़ा सवाल को रिफ्रेश कर रहा हूँ जी, जी, जी। कि चुनाव कुछ महीने पहले आप यहाँ थी, बीजेपी थोड़ा नीचे थी, आप थोड़ा नीचे गई एक्सपर्ट अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट, और बीजेपी अप हुई। वो बीच में कौन लास्ट में अप हुआ और लास्ट में कौन नीचे रह गया, ये कैसे पता लगेगा? लेकिन मैं इससे इत्तेफाक रखता नहीं हूँ। देते हैं, सवाल पे ट्रोलिंग तभी नहीं होगी जब एकदम संक्षिप्त रखेंगे। आप जो आपका सवाल होता है 7-8 मिनट का हो जाता है। देखिए, संपादक जी ने बोल दिया, मानना पड़ेगा। भूल जाते हैं कि कहाँ से शुरू हुआ। मुझे नहीं पता कि कौन एक्सपर्ट्स थे, लेकिन मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि जब ये चुनाव शुरू हुआ था तो आम आदमी पार्टी यहाँ थी और बीजेपी यहाँ थी। अरविंद केजरीवाल जिस दिन जेल से निकल कर आए थे, अगर आप किसी भी आम आदमी पार्टी का जो भी उस समय सर्वे या उनकी टीम को लिखते वाले लोग थे, उस समय अगर आप बात करें और आप यकीन नहीं मानेंगे तो आम आदमी पार्टी का इंटरनल सर्वे उन्हें 19 सीट दे रहा था। तो आम आदमी पार्टी शुरू यहाँ पर थी जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे, तो उसके बाद उनका मोमेंटम बनना शुरू हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि ये एक नेचुरल एडवांटेज से ही शुरू कर रहे थे। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी है। अभी लोकसभा चुनाव होके हटा और उसके बाद फिर 2 बड़े चुनाव हुए जिसमें किसी को उम्मीद ही नहीं थी कि बीजेपी जीतने वाली है और बीजेपी ने वहाँ पे छक्का मार दिया। तो उसका एक मॉरल इम्पैक्ट तो आपको दिखाई पड़ता है भाई, लोगों में, उनके कार्डर में सबको लगता है कि अब जीत यहाँ पर भी ली जा सकती है। दूसरी बात, अब वापस आ जाते हैं कि अभी का जो सिचुएशन है उसमें कल से 8 तारीख तक सब जीत रहे हैं। कल मैंने दोनों तरफ से बात की, मैंने बीजेपी के कुछ नेताओं से बात की, मैंने आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं से बात की। अगर उन दोनों के आंकड़े मिला लें तो दिल्ली में 90 विधानसभा सीट आपको नजर आएंगी, क्योंकि दोनों एक 44 कह रहे हैं, एक 47 कह रहे हैं, तो वो कुल मिला के 90-91 विधानसभा सीटों का चुनाव हुआ, 70 का हुआ नहीं। तो ये तो होगा ही होगा। और उसमें अगर कांग्रेस के नेता जो इस बार कांग्रेस, लेकिन कमाल की बात है तो कांग्रेस के नेता, देखिए एक ये पता चलता है कि किस पार्टी की तैयारी कहाँ पर है। जब वो आते हैं तो बार बार ये कह रहे हैं हम 17 सीटों पर मजबूती चुनाव लड़े। 70 में से 17 सीटें आप ये कह रहे हैं, और इस बार कह रहे हैं कांग्रेस बहुत अच्छा इसलिए कर रही है 17 सीटों पर हम चुनाव बढ़िया लड़े और 4-5 सीट तो आ ही जाएंगी। तो आप ये खुद मान के चल रहे हैं कि आप इतनी सीटों, बाकी जो सीटें हैं उसमें आप फाइट में ही नहीं है। तो जब पूरे एक क्षेत्र में एक छोटे से दिल्ली जैसे स्टेट में अगर आप ये खुद मान के चल रहे हैं कि आप इतनी बड़ी फाइट में ही नहीं है, जो आप 1/4 से ज़्यादा सीटों पर, मतलब आप अगर 2/3 से ज़्यादा सीटों पर आप फाइट में ही नहीं है, तो फिर आपको लोग विनर के तौर पर देखते नहीं है। और आजकल का वोटर, चाहे ये कई बार माइनॉरिटी वोटर के लिए कहा जाता है कि वो स्ट्रेटेजिक वोटिंग करता है, हराने के लिए वोटिंग करता है, हर आदमी आजकल अपना वोट वेस्ट करने से बचता है। अगर आपको कोई पार्टी पसंद है भी या नहीं भी, तो आप ये देख लेते हैं कि अगर इनको वोट करूंगा तो वोट वेस्ट हो रहा है, तो वो कई बार उम्मीद उसको कर देता है जिसके खिलाफ आप हैं। मतलब उसको जरूरी नहीं है भाई, अगर मान लीजिए मुझे आम आदमी पार्टी पसंद नहीं है और मैं कांग्रेस को ही वोट करना चाहता हूं, तो मैं बीजेपी को वोट भी कर सकता हूं। कोई मेरे लिए आजकल आइडियोलॉजिकली वोटर्स तो आइडियोलॉजिकली बहुत कम मिलता है आपको, जो तटस्थ वाला वोटर हो। नेता ही नहीं है आइडियोलॉजिकली तटस्थ, तो वो कहां से होंगे। दूसरा, इस चुनाव में कुछ सारी मुझे लगता है बातें दोहरा ली गई होंगी। एक जो बात अखिलेश सर कह रहे थे कि हर सीट मुस्लिम सीटें हों, ओवरऑल सब में थोड़ा सा डिप दिखाई पड़ा है। उसका एक इंटरप्रिटेशन आप ये भी मान सकते हैं कि हर चुनाव में कुछ ना कुछ प्रोपेलिंग फैक्टर होता है। 2014 में हमने देखा मोदी जी को लाना एक बड़ा प्रोपेलिंग फैक्टर था, लोगों ने बढ़ चढ़ के उसमें वोट भी किया। यूपी के अंदर 2024 के चुनाव में कहीं ना कहीं ये दिखाई पड़ा कि बॉस इस बार सबक सिखाने वाली जो सिचुएशन है वो दिखाई पड़ी, वो प्रोपेलिंग फैक्टर था। अगर वोट परसेंटेज हर जगह कम हो रहा है, चाहे वो मुस्लिम इलाके हों, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे वो SC ST सीट हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक जो किसी को उखाड़ के फेंकने की या किसी को लेकर आने की ऐसी प्रबल वो नहीं मेरे को आपसे नाराजगी हो सकती है। 10 लोग आपके साथ में थे, उसमें से 4 आदमी नाराज हो सकते हैं, पर क्या इतने नाराजगी हो सकती है कि भाई एक बड़ा तबका एक वेव बन के किसी को हटाने की कोशिश कर रहा हो? शायद ऐसा मुझे तो नहीं दिखाई पड़ा। आम आदमी पार्टी के लिए सबसे मुश्किल चुनाव है, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो ऐसा तो ये कहना गलत ही होगा कि वो बड़े कॉन्फिडेंस लेवल हाई था। पिछली बार जो हुआ वो अलग बात है। 5 साल में बहुत सारी चीज़ें राजनीतिक तौर पर हुई हैं। कुल मिलाकर अगर अभी देखा जाए तो किसी भी पार्टी का अभी कॉन्फिडेंस इतना, मतलब आपके सामने वो कुछ भी कहें, पर 50-50 वाली स्थिति में हर पॉलिटिकल पार्टी इस समय नजर आ रही है। जो भी नेता अपने आप को ये कह रहा हो कि मैं 100% सीट जीत रहा हूँ, कोई नेता ये नहीं कहेगा मैं अपनी सीट हार जाऊंगा जब तक वो एक्चुअली सीट हारेगा नहीं। लेकिन मुझे अभी भी, मैं घूम फिर के मैं वहीं पर आता हूँ कि
बीजेपी का हमेशा दिल्ली के अंदर एक बड़ा वर्चस्व रहा है। बीजेपी की बात करने वाले बहुत लोग आपको हमेशा ही मिलेंगे। 2020 के चुनाव में भी जब आम आदमी पार्टी को 62 सीटें आई तो आप एज अ रिपोर्टर जब जाते हैं तो ये बनना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 10 15 20 लोगों से आप बात करेंगे, उसमें से कितने लोग कितना कह रहे हैं, तो उसके बेसिस पे ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि नहीं नहीं इसके खिलाफ या इसके फेवर में। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि जैसे सुमित जी कह रहे थे, मैंने कोई सुमित जी पूरी बातें सुनी अंत में, जो कि आप किससे बात कर रहे हैं, किस पे माइक लगा रहे हैं। नई दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक गांव है पड़ता है, पिलांजी गांव है, वहाँ पर गुजरों का गांव उसको कहते हैं। वहाँ पर करीब 11-12 हज़ार का वोटर संख्या है। उस 11-12 हज़ार में से करीब 3-3.5 से 4 हज़ार के बीच में जो वहाँ के लैंडलॉर्ड जिनको कहते हैं उनके वोट हैं। वहाँ पर 7-8 हज़ार वोट किसका है? सबने अपने वहाँ पर छोटे छोटे प्लॉट्स के अंदर 40-40, 50-50 कमरे एक के ऊपर एक बना दिए। एक कमरे में 4-4 आदमी रहते हैं। वो बेचारे उत्तराखंड से भी आते हैं, उत्तर प्रदेश से भी आते हैं। वो दोनों एक बड़ा अलग तबका है और वो दोनों बड़ा अलग तबका बड़ा अलग तरीके से वोट करता है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से मिला जो खुद उसमें रहते हैं, किराए पर रहते हैं। उनकी ये शिकायत तो है कि हमको तो कुछ फ़ायदा मिलता नहीं बिजली का और पानी का, लेकिन बस का फ़ायदा उनको मिल रहा है। उनको बच्चे को अपने स्कूल भेजने का फ़ायदा उनको मिल रहा है। तो वो दोनों बहुत अलग अलग तरीके से वोट करते हैं, इसलिए किसी भी एरिया में जाकर एक तरफा सुनने में शायद बहुत कम मिलेगा। अगर जे क्लस्टर, झुग्गी बस्ती, अनऑथराइज कॉलोनी, उसके साथ आप थोड़ा सा लोअर मिडिल क्लास जोड़ दें, और उसके साथ अगर जैसे कई सारे अगर हम तबके में बांटना शुरू कर दें, पूर्वांचली ऐसा नहीं है कि एक तरफा किसी तरफ भी जा रहा हो। सरदार वोट जो है उसको बीजेपी को लेकर थोड़ी परेशानी अभी भी नजर आ रही है। कई बार बीजेपी के नेता कहेंगे कि सरदार वोट हमें मिल नहीं रहा है। अगर ये थोड़े थोड़े तबके अगर एक तरफ वोट करते हैं जो कि आम आदमी पार्टी की तरफ है, तो मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी ये चुनाव हारेगी। अगर इस तबके में कोई सेंध लगी है, इस तबके से लोग गुस्से में अलग गए हैं, तो आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल होगी। मैं एक चीज़ बोलना चाह रहा था। आपने पूछा, शायद संजय जी अखिलेश से पूछ रहे थे कि ऐसी वेव नहीं दिख रही है। ये हम कब तय करते हैं कि वेव थी कि नहीं थी? नतीजे आने के बाद। आप एग्जिट पोल के बाद पे या चुनाव के बीच में कैसे कह सकते हैं वेव थी कि नहीं थी? अगर कल चुनाव में फॉर एग्जांपल किसी भी एक सर्वे, जैसे पोल ऑफ पोल्स जो है एनडीटीवी का, जिसमें 40 सीटें आप भाजपा को दे रहे हैं और करीब 30 से 31 सीटें आप आम आदमी पार्टी, नहीं 29 सीटें आप दे रहे हैं और एक कांग्रेस को दे रहे हैं। अगर इसी पोल ऑफ पोल्स के नतीजे मान लें तो क्या आप क्या कहेंगे? मैं आपसे पूछना पुण्डेंदु, क्या ये हवा है आप भाजपा की? नहीं, ये तो वेव फाइट है कि नहीं है? फाइट वाला इलेक्शन 40 का वेव कहेंगे? नहीं फाइट वेव कहेंगे? नहीं कहेंगे, फाइट ही कहेंगे। फाइट कहेंगे, वेव सीटें कहेंगे? तो इतना क्योंकि आप 40 वेव नहीं 8 से बढ़कर 40 हो रहे हैं। ये 8 से बढ़कर 40 हो रहे हैं। वो भाजपा जो पिछले 2 बार से सिंगल फिगर में चल रही है, 2 विधानसभाओं से, तो ये वेव है कि नहीं? मेरा सवाल आपसे काउंटर है। सिमिलरली जिसके पास 67 और 62 विधायक आए हों और वो 25 पे या 29 पे 30 पे आ जाए, तो उसके खिलाफ ये चुनाव है कि नहीं है? या एंटी उसके खिलाफ वेव है कि नहीं है? तो ये नरेटिव बनाना या ये कोशिश करना कि ये वेव का है, तो ये वेव हम लोग परसों तय करेंगे। परसों दोपहर में 2-3 बजे के बाद जब तय हो जाता है किस तरफ चुनाव बैठ रहा है। 40 प्लस सीटें जिसकी भी आ रही हैं, आम आदमी पार्टी की 40 सीटें आती हैं, तो ये आम आदमी पार्टी मेरी नज़र में, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं हूँ, ना वोटर हूँ दिल्ली का, ना कुछ हूँ, आम आदमी पार्टी के लिए अगेंस्ट मैंडेट है। अगर आप 62 से घट के 40 पे आते हैं, भले आप सरकार बना लें, मुख्यमंत्री बना लें, जो बन जाए, पर ये बहुत बड़ा मैसेज है कि आप अपनी गढ़ को लूज कर रहे हैं हर साल, हर चुनाव में। मतलब आप इसको 2024 के लोकसभा चुनाव जैसा चुनाव मानेंगे? बिल्कुल। 2024 के लोकसभा में बीजेपी ने 52 सीटों पर, विधानसभा सीटों पर लीड ली है, और जो इंडिया ब्लॉक के साथ में लड़े थे वो 18 पे आ गए थे। मैं कह रहा हूं कि ओवरऑल अब इसे लोकसभा चुनाव जैसा एक संदेश मानेंगे कि मोदी सरकार के लिए भी वो नेगेटिव वो था। तो अगर आम आदमी पार्टी सरकार बनाने में सफल भी होती है, लेकिन 62 से नीचे आ जाती है, तो उनके लिए दिक्कत होगी। लेकिन हमने उसके बाद भी ये कहा कि हिस्टोरिक मैंडेट है, तीसरी बार जिस तरीके से वो आ रहे हैं। मैं बस इस बात से इत्तेफाक, थोड़ा सा मैं सुमित जी की उससे जो बातें उन्होंने कही मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। एक बात में मेरा डिफरेंस है, अगर आम आदमी पार्टी इस बार चुनाव में कितनी भी सीटें लेकर अगर वो सत्ता में बरकरार रहती है, तो ये आम आदमी पार्टी के लिए 15 और 20 से बड़ी उपलब्धि होगी। इस बार जितना, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बैक अगेंस्ट द वॉल वाली जो सिचुएशन थी, आपके सारे नेतृत्व अंदर था। आधे से ज़्यादा समय आप सिर्फ इसी अपने 2-2 साल, मनीष सिसोदिया 2 साल ज़्यादा अंदर रहकर आए, जो आपके मेन मंत्री हुआ करते थे। सत्येंद्र जैन 2 साल से ऊपर रहकर आए, आपकी पार्टी के मेन स्ट्रेटेजिस्ट अंदर रहकर आए। मुख्यमंत्री जो 6 महीने अरविंद केजरीवाल का, आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी जिन्होंने थोड़ी बहुत भी कवर करी है, वो आपको बता देंगे कि अगर अरविंद केजरीवाल एक दिन के लिए भी एब्सेंट है, तो पार्टी के अंदर लीडरशिप वैक्यूम क्या होता है वो आपको वहां पता चलेगा। समझ नहीं आता किसी को कि करना क्या है, क्योंकि वहां पे डे टू डे दिनचर्या भी अरविंद केजरीवाल
केजरीवाल ही तय कर रहे होते हैं कि किसको कहाँ पे क्या करना है और क्या बोलना है और कैसे उसमें जाना है। तो ये अगर आम आदमी पार्टी इस बार चुनाव जीतती है, मेरे हिसाब से ये उनके लिए पिछले काफ़ी जो दो चुनाव हैं उससे बड़ी उपलब्धि होगी कि वो सत्ता में अभी भी रह के आ पाए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं इस चुनाव की जो हम लोग ऑफ रिकॉर्ड डिस्कस करते हैं। ये शायद उनके लिए सबसे मुश्किल चुनाव होगा। आगे उनका क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, उस पर बहुत सारी बातों पर निर्भर करेगा। लेकिन दिल्ली लोकसभा में एक बार फिर से गठबंधन के साथ हारने के बाद उनके जो पिछले 4-5 साल का जिस तरीके से एलजी और उनके बीच में सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आता है, सरकार उसको ऑर्डिनेंस लेके पलट देती है, अफसर बिल्कुल उनके कहने पर काम नहीं करते, जो एक पैरालिसिस बनाया, अगर उसके बाद भी वो जीतते हैं तो ये उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होने वाली है, ऐसा मेरा मानना है। आपने माइक बीच में लिया, मैं क्यों इतनी बात इतनी, हाँ क्यों आप बोले ना, मैं सिर्फ इतना बोलना चाह रहा था कि आम आदमी पार्टी के लिए इसलिए हार वाला चुनाव होगा क्योंकि आम आदमी पार्टी, ये बात भी हम सब जानते हैं कि लगातार 10 साल तक चुनाव लड़ना और उसी प्रदर्शन को दोहराना ये किसी के लिए भी आसान नहीं है। विराट कोहली भी हर मैच में सेंचुरी नहीं मारता है भाई, रोहित शर्मा भी आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, पार्टी मतलब उसको टीम से निकाल दिया जाए, उसके मुंह पे बैठ के पत्रकार उससे सवाल पूछ रहे हैं, तो वो दौर आ गया है कि कब इस्तीफा, कब आप वो दोगे, क्या बोलते हैं उसको, रिटायरमेंट लोगे। तो मैं कह रहा हूँ कि ये वाकई में मुश्किल चुनाव था, हम शुरू से बोल रहे हैं आम आदमी पार्टी के लिए। पर मेरा कहना ये कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जो भाजपा जैसी शक्तिशाली पार्टी को रोक के रखी हुई थी, और अगर बीजेपी यहाँ इनरोड्स बना ले रही है, अगर बीजेपी यहाँ इनके 40 उनके 28 बीजेपी के भी आते हैं, तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी जीत होगी। अगले चुनावों के लिए ये बहुत बड़ा संदेश होगा अरविंद केजरीवाल के लिए और आम आदमी पार्टी। वैसे आपने एक एक्सरसाइज करी यहाँ पर या नहीं करी आज, क्योंकि सब जगह एग्जिट पोल आने वाले हैं, सबसे पूछा आपने सबका एग्जिट पोल क्या है? पूछ लीजिए, चलिए पूछ लीजिए। बता दीजिए सर। नहीं, हम लोग नहीं करते, कम से कम मैं नहीं करता हूँ, मैं नहीं बोलता नंबर कभी नहीं। अच्छा, तो ये बता दिए कौन जीतेगा? नहीं, ये भी नहीं पता। उन्होंने अपना बता दिया, मैंने जैसे कि लगभग बता ही दिया। सर अगर ऐसी बात होगी तो आप तो बहुत सालों से लगभग बताया जा रहा है कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, ये कोई बात नहीं, थोड़ी मुझे है, कोई मतलब कॉम्स नहीं इंडिकेशन है, मैं तो नहीं, मैं मुझे कोई कॉम्स नहीं है, मुझे कोई कॉम्स नहीं है। जब कहा कि आपने बहुत सालों से लगभग बता ही दिया, मैं लगभग बता ही दिया और मैं लगभग सही ही रहा हूँ। ये भी है जहां लिखा, मैं सर सही और गलत में नहीं हूं, क्योंकि लेकिन मैं कोशिश ये करता हूं कि जो मुझे दिखाई पड़ रहा है मैं उस पे मोस्ट बात ऑफ द टाइम प्रिंट में रहा हूं, तो जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि ये क्या मेरा इलेक्शन का एनालिसिस है। ठीक है, बच गई बात की किसने क्या कहा, सीट के टर्म्स में कोई नहीं गया है, सीट के टर्म्स में मैं बस वही कह रहा था कि मैं ये तो नहीं कह रहा कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, जो भी जीत रहा है, ये मैं कल से कह रहा हूँ, ये सुमित जी और हम लोग कल बात कर रहे थे, डिसाइसिव होगा। नहीं, मुझे नहीं दिखता है कि दिल्ली के अंदर 32-38 या 40-30 वाली स्थिति भी बनने वाली है। जो भी जीतेगा वो 45 प्लस भी जीतेगा। अच्छी बात यह है कि इस बार एक मजबूत विपक्ष दिल्ली को मिलेगा, डबल डिजिट का विपक्ष मिलेगा 2 चुनावों के बाद। एक कांस्टेंट फैक्टर जो कम से कम दिल्ली के अंदर है, वो कांस्टेंट फैक्टर जो पिछली बार था, मेरे हिसाब से वो इस बार भी वही रहने वाला है, कांग्रेस पार्टी। ये मैंग सर ने पहली लाइन में ये बोल दिया। तो मैं अपना कोई ओपिनियन नहीं देने जा रहा हूँ क्योंकि आपका मन कर रहा है हरियाणा में लगता था कि शायद कांग्रेस वहाँ सरकार बनने वाली, वैसा नहीं हुआ। महाराष्ट्र में लगता था कि यार लोकसभा में इतना अच्छा किया तो ऐसे थोड़े ना हार जाएंगे, वो हार गए। तो यहाँ भी बोलना ठीक नहीं। देखिए, एक तो 2 तरह की स्टडीज़ होती हैं, एक तो आप क्वांटिटेटिव जाएं, लोगों से कोई साइंटिफिकली सर्वे करें, वैसा तो हम लोग कर नहीं पाते। हम लोग तो एक तरह के क्वालिटेटिव लोगों से बात करते, राह चलते बात करते, वैसा करते हैं। उस हिसाब से तो फाइट दिखती है, इतना वन साइडेड कुछ दिखता नहीं। लेकिन ये बात सही है कि 10 में जो, जैसा अंकित ने बड़े अच्छे से कहा कि आप अगर 10 में 5 लोग बीजेपी और 4 लोग आप कह रहे हैं या वाइस वर्सा, तो आपको वो एक अंतर लगेगा इक्वल है, लेकिन वो डेटा में 10% का अंतर होता है और वो 10% का अंतर सीटों में एक अच्छा अंतर लाता है। तो वो कहना मुश्किल है। मुझे लगता है 10 सीटें हैं जो बहुत ही एक्सट्रीम क्लोज हैं, जिन पे आपको बोलना बहुत मुश्किल है। वो 10 सीट इधर से उधर होगी, जिसके भी पक्ष में थोड़ा माहौल वो होगा, वो सीधे 10 सीटें। हाँ, 50-60 अगर किसी के फेवर में आएगा तो मैं मानूंगा कि हाँ हम बिल्कुल ही गलत थे, हम नहीं। हाँ, अब वैसे भी आज मेरा लग रहा है दिन ठीक नहीं था। पोलस्टर्स के साथ ऐसे ही हो रहा है। मैं इसीलिए बोलना भी नहीं चाहता, प्रेडिक्ट नहीं करना चाहता। हिंदू अपने आप को, जैसे उसने कहा ना कितने कि 90 सीटें होती, तो बीजेपी अपने आप को 45 से 50 सीटें दे रही है, आम आदमी पार्टी अपने आप को 45 सीटें दे रही है। ये उन दोनों पार्टियों को अपना इंटरनल सर्वे पोस्ट पोल आपस में बात करके बाद उनका तो वही है कि हम लोग नेताओं से ही बात कर रहे हैं, नेताओं से बात करके बता सकते हैं, लेकिन क्या कहेगा वो तो जनता ने कह दिया, देख लेंगे।
एक बढ़िया स्टडी और ये भी होता है ना कि जैसे इलाके पे भी डिपेंड करता है ना, जैसे आप किसी इलाके में पूछे तो हो सकता है कि वहाँ का जो वोटर है वो खास पार्टी से प्रभावित है, तो ये बड़ा मुश्किल है। ये जो सर्वे वाला आपने बताया ना, मैं तो इनकी बातों पे मुझे भरोसा नहीं होता, और हरियाणा के बाद तो बिल्कुल ही हम भरोसा लोग उठ तो गया। ऐसे बात कर रहे हैं जैसे मतलब हमने कोई ज़िंदगी में पहला चुनाव देखा है, और जैसे कि हम लोग को ये कह दिया कि भाई आप पहला चुनाव आपने कवर किया, आप बताइए प्रेडिक्शन क्या है आपकी, और अगर आप गलत साबित होगा तो आपको फांसी पे लटका दिया जाएगा। मतलब इतना क्या डरना भाई, जो है वो है, ट्रोलिंग होती है। इसमें क्या होता है, गलत तो सही है, उसमें क्या है। तो उन 10 पोलस्टर ने करी है। हाँ, वो कम से कम बता तो रहे हैं कि क्या है। चलिए अच्छा बताइए, महंग सर आप बताइए। नहीं है, बताइए, कोई बताइए। आइडिया नहीं है, बताइए। नहीं आप पता। तो बोल रहे थे कि आम आदमी पार्टी जीत रही है, आम आदमी पार्टी से एग्जिट पोल के बाद बदल गए आप। कहाँ कब बोल रहे थे? हर कैफे में बोले, वो मजाक कर रहे हैं। कैफे में बोले। ये सेंटेंस सवाल जो आपने पूछा था मैं देख रहा था, तो आपने कहा कि उनके वोटर्स निकले हैं सब। वो तीनों पॉइंट हम बोल एग्जिट पोल से प्रभावित है। आप हमेशा बोले आम आदमी पार्टी को एज है, हमेशा बोले, हर कैफे में बोले, मैं क्लिप भेजूंगा। हाँ, लेकिन हम अच्छा बता दीजिए, दर्शकों के लिए बता दीजिए। आज भी बोले नहीं ना। बताएंगे आप, जल्दी बताइए। आज भी बोले हम अच्छा एज किसका है ये बताइए, कि छोड़िए। वोटिंग टर्नआउट को अगर इंटरप्रेट करें मेरे हिसाब से तो आम आदमी पार्टी को एज है। एज है, ठीक ये हम बोले, आज ठीक भी है, बोले चलिए, हम। चलिए, last line बोलिए। लेकिन दूसरा पॉइंट ये भी बोले ना कि एग्जिट पोल सारा एक ही डायरेक्शन दे रहा है, जो एकदम से कंट्रारी है। इसीलिए तो बोल रहे हैं। तो इससे हाँ, इसीलिए कंफ्यूज करके दोनों कंफ्यूज हो गया। आप बोलिए। एक चीज जो सर्टेन है वो कांग्रेस वैसे भी दिखता है, वो कांग्रेस है। अखिलेश सर आप बोलिए, एज किसका है? ये देखिए, ये तो कह रहे कांग्रेस का सर्टन है, मैं तो बोलूंगा फिर कि नोटा का सर्टन है। आप तो मतलब फिर और कांग्रेस से भी नीचे आ जाइए नोटा पे, कि नोटा को भी सबसे कम वोट मिलेगा, ऐसे थोड़ी ना। आप साफ साफ कांग्रेस का देखने वाला है कि 4% ही रहता है या उससे भी घट जाता है, ये देखने वाला है, या थोड़ा सा बढ़ मुझे लगता है कि इस बार जो ये चुनाव है इसमें बीजेपी को एडवांटेज है, और अगर बीजेपी अपने ठीक ठाक प्रदर्शन कर ले, सरकार बना ले 40-45 नंबर, तो मुझे हैरानी नहीं होगी। संजय सर। देखिए, चूँकि उन्होंने भी या बाकी इतने समय से मैं बहुत कुछ कह रहा हूँ, मेरा एक चीज़ कहना है कि जिस तरह का यहाँ का रिजेंटमेंट का लेवल है, और मैं किसी भी और प्रदेश में होता और जिस तरह का जो ग्राउंड का फील आ रहा है, मैं ठोक करके कहता कि केजरीवाल हार रहे हैं। केजरीवाल का रोमांस जो है, दिल्ली की जनता का रोमांस केजरीवाल के साथ ओवर है। लेकिन यहाँ एक छोटा सा राइडर है जिसके लिए मैं 8 तारीख तक इंतज़ार करूँगा। वो ये है कि जो फ्रीबीज़ का एक जो प्रचलन है, और उसमें कुछ लोग अभी भी केजरीवाल की उस चीज़ से, जो मिडिल क्लास आप कह रहे हैं, उसमें केजरीवाल का जो बाकी चीज़ है वो से इनामर्ड है। दिल्ली में एक खासी जनता जो है वो एंटी मोदी। यस और नो में बोलना था, आप तो पूरा ये सब मैंने बोल दिया, मैंने पहले बोल दिया उन्होंने, मैंने BJP का बोल एज है। करके एक छोटा सा राइडर लगाया, मैंने बोल दिया, और उसके साथ मैंने एक छोटा सा राइडर लगाया कि मुझे ये देखना होगा। इसलिए मैं अदरवाइज किसी भी और स्टेट में, मैं दोबारा कह देता हूँ, मैं बिल्कुल इस चीज़ को कहता कि केजरीवाल हार रहे हैं। लेकिन यहाँ वो जो मैंने कहा कि वो छोटा सा एक राइडर है, अगर उस छोटे से राइडर से बीजेपी अपने आप को निकाल के ले गई तो वो बहुत कंफर्टेबली जीतेगी। शताब जी। देखिए, मुझे ये लगता है, देखिए मैं तो 3 विधानसभाओं में गया, लेकिन मैं बहुत नहीं, शॉर्ट में बताइए, कुछ बताऊंगा। बताइए। देखिए, मुझे ये लगता है कि आम आदमी पार्टी का एज है। यहाँ बहुत से लोगों ने कहा कि जैसा बाकी राज्यों का उदाहरण देते हुए कहा कि वहाँ थम्पिंग मेजॉरिटी मिल रही है। मुझे लगता है कि यहाँ थम्पिंग मेजॉरिटी नहीं मिलेगी, स्लाइटली डिफरेंस होगा। सीटों पे तो मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन मैंने पहले कहा कि आम आदमी पार्टी का मुझे एज दिखाई दे रहा है, और मैं इस पर कायम हूँ। कांग्रेस मेजॉरिटी मार्क्स से काफ़ी पीछे रहेगी। बीजेपी और आम आदमी पार्टी में टक्कर है मेरे हिसाब से। मुझे आश्चर्य होगा अगर आम आदमी पार्टी ये चुनाव हारती है। सुमित सर। फंसा रहे हो तुम मुझे। अभी देखिए, दिल्ली में नई सरकार पक्का बन रही है, और दिल्ली की जनता की सरकार बन रही है, जिसको दिल्ली की जनता ने। बोलिए। पूरी रात चलेगा तब तक सुमित हाँ, चलने दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप एज किसको दे रहे हैं ये बता दीजिए आपके हिसाब से। दिल्ली की जनता को। वो तो हमेशा ही होती है। हाँ दादा, ठीक है, बिल्कुल। गलत हो जाएगा तो क्या हो गया? सर इतना मैं नहीं कभी करना, सर। मैं डरने की बात नहीं, मैं कभी बोलता ही नहीं, डरना। मैं कभी नहीं कभी बोलता कोई बात थोड़ी हूँ, होती मैं कभी नहीं बोलता हूँ, मैं कभी नहीं बोलता हूँ, नंबर कभी नहीं बोलता हूँ। सर बीजेपी की तरफ बीजेपी का आप नंबर BJP का कभी एज आप नहीं मानते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं एज भी नहीं बोल रहा हूँ, एज भी नहीं बोल रहा हूँ। 45+ सीटें आएंगी सर, जिसकी भी आएंगी। पर सुमित सर से बात अपना बताओ, वो बीजेपी की तरफ उनको लग रहा है। नहीं, मैं ये वो वाला है ना कि मैच हार गए, जीता क्रिकेट ही, जीता क्रिकेट ही, अंत में जीत क्रिकेट ही की हुई। यार भाई, हम भी ठीक है सर, हम भी बोल देंगे मॉरल विक्ट्री हुई है। हार के जीते, नहीं, मैं 3-4 दिन तक पहले तक आपका एज मान रहा था,
लेकिन ये सच्चाई है कि 2-3 दिन से मैं इतना मेरी ट्रोलिंग हो जाए, आप लोग चाहे जो इस बोल कैफे लें, के बाद में लेकिन आप 2 अपना दिन एक exit poll है, पुडेंदु बदलो मत। एग्जिट पोल नहीं, मैं कह रहा मैं 3-4 दिन पहले तक आपका एज मान रहा था, लेकिन 2 दिन से मैं इतना कंफ्यूज हूँ कि आप कितना भी दौड़ा लें, मैं बोल नहीं पाऊंगा कि कौन जीत रहा है। ये सच्चाई है, मैं इसको मानता हूँ कि मैं नहीं, मैं 3-4 दिन मुझे नहीं लगता दिल्ली का चुनाव इतना कंफ्यूजिंग है ये, 3-4 जिसमें कि आपको इतना सोचने की जरूरत पड़े। नहीं, वो मुझे लगता है क्लास डिवाइड है। अब मैं उसको अगर उस तरह से जमीन पे मेरे पास रिसोर्सेज होते, मैं स्टडी कर पाता तो शायद मैं बता पाता। सुमित सर, क्या चुनाव कंफ्यूजिंग? ऑब्जर्वेशन में ही आपका जवाब है। जब आप क्लास डिवाइड बोलते हो, आप divide जानते हो है, कि इसका 3 दिन पहले आप जानते हो कि क्लास डिवाइड है, कास्ट डिवाइड नहीं है दिल्ली में। कास्ट डिवाइड नहीं है, दिल्ली में क्लास डिवाइड है, तो उसी से आपको समझ में आ जाएगा कि आपका आंसर क्या होना चाहिए। चलिए चलिए, आज की चर्चा में बस इतना ही, कल किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए नहीं, कल विषय यही रहेगा भाई।